गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल देख चुके थे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल पाए जाते हैं, जिसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन द्वारा 38 एटीपी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ जीवधारियों में इतने ही महत्व का दूसरा पद पाया जाता है, ठीक है। कुछ जीवधारियों में इतने ही इम्पोर्टेंस का दूसरा पाथवे पाया जाता है, इसलिए इसको हम वैकल्पिक पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के सीधे ऑक्सीडेशन से 36 एटीपी प्राप्त होते हैं। इस पाथवे में अनेक शुगर एंड पेंटोस शुगर एंड 4 कार्बन शुगर इन्वॉल्व होते हैं। यह डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे है, ठीक है। इसे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं शंट पाथवे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए सर्वाधिक सुलभ मार्ग माना जाता है। उसी प्रकार बहुत से ऐसे प्राणियों में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पाया जाता है। अब बात आती है इसकी खोज किसने की है। इसकी खोज की है वारबर्ग 1935 एंड डिकेंस 1938 ने अपने प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल से कैसा है, फ्री होता है, जिसका विस्तृत अध्ययन होरेकर ने किया था 1951 में एंड रेकर ने किया था 1951 में। उन्होंने बताया था कि रेडियोएक्टिव कार्बन 14 के प्रयोग किए जाने पर मैलिक एसिड बनता है और इसके द्वारा क्रेब्स चक्र में रुकावट हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम साइकिल देखते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे। ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, पीपीपी। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में। अब इस साइकिल को हम 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किसका फॉर्म हुआ है, फैक्टोज 6 फॉस्फेट का। यहाँ लिखा हुआ है फैक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फैक्टोज 6 फॉस्फेट। तो पहले हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फैक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बना और इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में फॉस्फोराइलेशन के बाद ग्लूकोज सीधा फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। फिर यह राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। यह दोनों पदों में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो NADH एंड NADH2 में अपचयित करते हैं। इसका प्रत्येक अणु इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर या फिर गुजरकर ATP के 3 मॉलिक्यूल उत्पन्न करता है और इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस 6 H2O से रिएक्शन करके क्या बना है, 5 फैक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस 6 O2 6 CO2 प्लस 12 NADP प्लस 12 H प्लस H3PO4
और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है हमारा, ग्लूकोज 6p आइसोमरेज एंजाइम। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने कहा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाता, जो ऑक्सीग्रोथ होता है इस साइकिल में, कि जो ग्लूकोज है वो सीधे फॉस्फोग्लूकेनिक अम्ल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। यही 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड आगे की ओर किसका फॉर्म करता है, राइबोलोस 5 फॉस्फेट का। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोलोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, और इस प्रोसेस में है ना कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जो NADH एंड NADH2 में रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये NADH2 NADP एंड NADH2 में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर गुजरता है। ठीक है, अब देखिए पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फॉस्फोराइज्ड होना आवश्यक होता है, जो ATP एंड हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, और ADP में बदल जाता है। मतलब ग्लूकोज जो है प्लस ATP रिएक्शन करते हैं और क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ATP। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ATP रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम आगे क्या होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NADP द्वारा एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एंड NADP इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े द्वारा NADH2 में अपचयित हो जाता है। जैसे आप रिएक्शन में देख रहे हो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किसका फॉर्म हुआ है, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड का। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है उसका नाम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ठीक है, अब हम इसको साइकिल में देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना है किस एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड या फिर ग्लूकोनेट 6, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है, का ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा, जिसमें NADP एंड NADPH2 में ये बदल जाता है। इस रिएक्शन में 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भाग लेते हैं। मतलब इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भाग लेगा। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुक्त हो रही है और क्या बनता है, राइबोलोस 5 फॉस्फेट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोलोस 5 फॉस्फेट। मतलब 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड से किसका फॉर्म हुआ है, राइबोलोस 5 फॉस्फेट का। जैसे इरोथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड हेक्सोस शर्करा जैसे फैक्टोस 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। मतलब जो राइबोलोस 5 फॉस्फेट है वो किस में बदल जाता है, इरोथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड फैक्टोस 6 फॉस्फेट में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा इरोथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड फैक्टोस 6 फॉस्फेट। यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोलोस 5 फॉस्फेट एंड जेलुलोस 5 फॉस्फेट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि राइबोलोस 5 फॉस्फेट किस में चेंज हुआ है, जेलुलोस 5 फॉस्फेट एंड राइबोलोस 5 फॉस्फेट। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब जैसे कि रिएक्शन में दिख रहा है आप लोगों को, इस रिएक्शन में अब क्या होगा,
अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, जैसे हम अभी तक देख रहे थे कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होगा, जिससे क्या बनाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट एंड सेलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हुआ, जिससे राइबोलोज 5 फॉस्फेट एंड सेलुलोज 5 फॉस्फेट बना। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा नेक्स्ट रिएक्शन में। राइबोलोज 5 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल ज़ैलुलोज फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। ये और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। इस क्रिया से सेडोप्टिलेज 7 फॉस्फेट तथा ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या क्या बना, एक सेडोप्टिलेज 7 फॉस्फेट बना और एक क्या बना हमारा ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट बना है। किससे बना है एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। राइबोलोज 5 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल सेलुलोज 5 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सेडोप्टिलेज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए इसके आगे क्या होगा। अब क्या होगा, सेडोप्टिलेज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट, ये दोनों आपस में मिलकर किसका फॉर्म करते हैं, फैक्टो 6 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट बनाते हैं। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम होता है ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम। एक बार फिर से देख लीजिए, सेडोप्टिलेज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट मिलकर फैक्टो 6 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट बनाते हैं। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम। अब नेक्स्ट देखिए उसके आगे अब क्या होगा, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, ये दिख रहा है आपको इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, देखिए इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट, ये दिख रहा है ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट का दूसरा अणु मिलकर देखिए क्या बनाते हैं, फैक्टो 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट। ये फैक्टो 6 फॉस्फेट और ये हमारा ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट। एक बार फिर से, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट का दूसरा मॉलिक्यूल मिलकर फैक्टो 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट बनाते हैं। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है ट्रांसकीटोलिस एंजाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा, फैक्टो 6 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल आइसोमराइज्ड होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। ये दिख रहा है आपको, फैक्टो 6 फॉस्फेट का के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आइसोमराइज्ड होते हैं और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो समझ में आया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फैक्टो 6 फॉस्फेट का कनेक्शन कहाँ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस द्वारा पायरुविक एसिड में टूट जाता है। मतलब जो ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट आपकी इसमें जाएगा, पायरुविक एसिड में जाएगा। ठीक है, सॉरी, जो ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट है वो ग्लाइकोलिसिस द्वारा पायरुविक एसिड में टूट जाएगा, मतलब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ से जो साइकिल कंप्लीट होती है ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट की, वो साइकिल होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अभी तक हमने जो साइकिल देखी वो थी हमारी PPP। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे कंप्लीट हुई है, वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन ग्लूकोनेट 6 फॉस्फेट में हुआ। ठीक है, कोएंजाइम कौन से थे, NADP एंड NADP जो था कोएंजाइम अपचयित होकर क्या बना, NADPH2। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होकर क्या बना, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुका है और NADP
का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हुआ, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के आइसोमराइजेशन से क्या बना, राइबोलोज 5 फॉस्फेट एंड सेलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम राइबोलोज, नेक्स्ट क्या हुआ, राइबोलोज 5 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, ये ज़ाइलोज 5 राइबोलोज 5 फॉस्फेट एंड ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे, ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट एंड सेडेप्टोलेज 7 फॉस्फेट। नेक्स्ट क्या बन रहा है, नेक्स्ट है हमारा सेडेप्टोलेज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट। सेडेप्टोलेज 7 फॉस्फेट कहाँ है हमारा, ये है, और ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट का एक मिलकर इसका फॉर्म कर रहा है फैक्टो 6 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम क्या है हमारा, ट्रांस एल्डोलेस एंजाइम। नेक्स्ट इसके आगे क्या है कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फैक्टो 6 फॉस्फेट का दूसरा मॉलिक्यूल मिलकर किसका फॉर्म कर रहा है, फैक्टो 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट बनाते हैं। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम होता है ट्रांसकीटोलेस एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फैक्टो 6 फॉस्फेट जो है हमारा वो आइसोमराइज्ड होगा और किसका फॉर्म करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। ठीक है, और जो ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट है वो किसका फॉर्म करेंगे, वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जाएंगे और क्या बनाएंगे, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा PPP मतलब पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, नेक्स्ट है सर्टेन अमीनो एसिड इन्वॉल्विंग द एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन, नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, नेक्स्ट फेगोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है, एंड नेक्स्ट होता है इंटीग्रेट ऑफ RBC सेल। इसके अलावा इनके इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो यह जो पाथवे है ना, इसमें कोएंजाइम जो होते हैं NADPH प्लस H प्लस में अनेक सिंथेटिक प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। राइबो शुगर जो है न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में यूज़ होती है। इसके अलावा इरिथ्रोज जो लिग्निन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड के निर्माण में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होता है। इस प्रकार ये हमारा साइकिल था PPP मतलब पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। और इसकी जो खोजें किसने की थी, वारबर्ग ने की थी 1935 में। थैंक यू।